प्यारे साथियों, आज की जीके की क्लास में हम करेंगे पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण। तो इसमें जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। चाहे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का या रेलवे एग्ज़ाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की क्लास। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हमारे पास पंचायती राज का जो सामान्य परिचय है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी, भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है स्थानीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। यानी गांव के अंदर जो स्वशासन व्यवस्था वो किस तरीके से होनी चाहिए उसके ऊपर पंचायती राज व्यवस्था बनती है। इसमें बात करेंगे हम 1882 की। 1882 में क्या लॉर्ड रिपन आया और लॉर्ड रिपन ने सुझाव दिया कि गांव के अंदर यानी पूरे गांव के लगा लो शहरों में वो क्या होना चाहिए, स्वशासन व्यवस्था का सुझाव मतलब उसी ने दिया था, वो लागू कर देनी चाहिए, जिससे हमारे पास सत्ता का विभाजन आसानी से बना रहेगा। उसके बाद बात करें तो हम लॉर्ड रिपन ने और क्या क्या बोला कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया, जो स्वशासन व्यवस्था का सुझाव लॉर्ड रिपन ने दिया तो उसको क्या कहा गया, स्वशासन जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसका जनक उसी को कहा गया। अब इसके अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंदर होता क्या है, इसमें लोकतंत्र की पाठशाला यानी पंचायती राज को हम लोकतंत्र की पाठशाला के नाम से भी पुकार सकते हैं। और ये बात किसने कही, ये बात कही लॉर्ड ब्राइस ने कि पंचायती राज क्या है, लोकतंत्र की पाठशाला है। उसके बाद आता है पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित व्यवस्था है। यानी इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। स्पेशल एक बंदे के हाथ में पूरी सत्ता नहीं है, उसको बांट दिया गया है अलग अलग बंदों के हाथों में, वही उसको बोलता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसके बाद बात करें हम, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदार बनाना। मतलब जितनी भी भारत की जनता है कोई भी सदस्य पंचायती राज का सदस्य बनने के काबिल है। उसके बाद संवैधानिक विकास पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो पंचायती राज था वो असंवैधानिक था, क्योंकि तब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो क्या हुआ, पंचायत का गठन करना शुरू हो गया। मतलब पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 40 ये कहता है जो पंचायत है वो हर एक गांव या लगा लो शहर उसके लिए जरूरी है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1992 में। तो इसमें क्या गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, एक बात तो ये हुई। और उसके बाद क्या हुआ, संविधान का भाग 9 है जो, उसमें अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 243। 243 का भी कौन सा अनुच्छेद है, 243 ओ, जो कि ये मतलब बन गया उसमें, मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 में जो बना उसका देखो संविधान का भाग जो 9 है उसमें एक अनुच्छेद ऐड कर दिया गया 243 ओ, और इसमें क्या किया गया, इसमें संवैधानिक विकास कर दिया गया पंचायतों का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 11वीं अनुसूची बना दी गई, और 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि ये पंचायतों, इसमें क्या है 11वीं अनुसूची में पंचायतों से रिलेटेड 29 यानी 29 विषय इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया भारत सरकार ने। और उसके बाद क्या हुआ, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 24 अप्रैल को हम किस दिवस में मनाते हैं, पंचायती राज अधिनियम के रूप में मनाते हैं, उसी दिन से ये शुरू हो गया था। उसके बाद समितियों की बात कर लेते हैं। समितियों की सिफारिश क्या क्या रही पंचायती राज के ऊपर, इसमें सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। इसने क्या बोला पंचायती राज के विषय में, इसने बोला कि पंचायती राज क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। इसने इनकी सिफारिशों में क्या रखा
कि पंचायती राज क्या होना चाहिए, 3 स्तरीय होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारे पास अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आई और ये कहता है कि पंचायत कौन सी होनी चाहिए, द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए पंचायती राज में। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास जो समितियां आती हैं, जैसे कि GV.K. राव समिति 1985 में आई, इसने भी कोई खास सुझाव नहीं दिया। और ऐसे ही हमारे पास कौन सी समिति आती है, ऐसे ही हमारे पास LM सिंघवी समिति आती है 1986 में, जो कि बोलती है कि ग्राम सभा को मजबूत से मजबूत किया जाए। अब उसके बाद बात करते हैं ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत ही होती है, जिसके अंदर एक सरपंच होता है और 5 उसके मतलब 5 मेंबर होते हैं, 4 उसके अंदर पंच होते हैं। बट आज यह नहीं है, आज पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो हर वार्ड के अकॉर्डिंग एक पंच बनता है और एक सरपंच होता है। अब ग्राम सभा के बारे में जान लेते हैं। ग्राम सभा है जो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ग्राम सभा को क्या बोला जाता है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई। और इसमें क्या होता है, इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाता इसके सदस्य बन सकते हैं। और क्या होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें अपनाया जाता है। कहने का मतलब है लोगों द्वारा ही चुना जाता है सरपंच, यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना गया है। यानी जो भी चीजें लोगों द्वारा चुनी जाती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही आती हैं। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत में हम क्या, ग्राम सभा हमारा हो चुका है। ग्राम पंचायत में क्या होता है, 1000 से अधिक आबादी पर क्या बन जाता है, सरपंच बन जाता है, यानी ग्राम पंचायत गठित की जा सकती है। तो 1000 से अगर अधिक आबादी वाला कोई गांव है तो वहां पर ग्राम पंचायत गठित की जा सकती है। परंतु अब यह अनुदान 1000 से घटाकर 500 कर दिया गया है। उसके बाद ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, 5 वर्ष होता है। पर कई बार अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर कार्यकाल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 5 वर्ष रहता है। वो मुख्य परिस्थितियाँ होती हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं सरपंच या फिर मुखिया होता है। उसके बाद बात करें तो सचिव, सचिव कौन होता है, ग्राम सेवक ही इसका सचिव होता है। और ग्राम पंचायत की जो आय होती है, आय कहाँ से आती है, मेला या बाजार कर उसका आय का साधन माना जाता है। और पंचायती जो किले होते हैं ना, वहाँ से भी अगर वहाँ पे पंचायती किलों का कोई यूज़ करता है, वहाँ पे फसलें उगाता है, किसी प्रकार का भी वहाँ पे कुछ भी करता है, तो वहाँ से भी ग्राम पंचायत की आय का वो भी एक साधन माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम पंचायत समिति की। पंचायत समिति में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की एक कड़ी मानी गई है। ये ग्राम पंचायत और एक जिला परिषद, उनके बीच की कड़ी पंचायत समिति होती है, यानी उसका एक मध्यस्तर होता है ये। उसके बाद प्रमुख इसमें कौन होता है, इसमें चेयरमैन प्रमुख माना गया है। और इसके बाद इसका सचिव कौन होता है, खंड विकास पदाधिकारी, मतलब हमारे पास जो BDO होता है वो इसका सचिव माना जाता है। और सदस्य इसमें पंचायत के प्रतिनिधि ही माने जाते हैं। जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं यानी जो सरपंच होते हैं वो इसके सदस्य माने गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जिला परिषद। जिला परिषद में क्या होता है, जिला परिषद में पंचायत राज की सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद ही मानी जा रही है। और प्रमुख कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है जिला परिषद का, वही इसका प्रमुख माना जाता है। इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, सांसद भी इसमें होते हैं, विधायक भी होते हैं, पंचायत समिति के प्रतिनिधि, ये सारे इसी के ही अंदर आते हैं। और जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण यानी समाज के जितने भी छोटे मोटे काम हैं, जो भी पेंडिंग है, उनको सारे की क्या करता है, देखरेख यही करते हैं। उसके बाद इनके अंदर आरक्षण व्यवस्था क्या रही है वो चीज़ भी हम कवर कर लेते हैं।
आरक्षण व्यवस्था क्या रही है। तो आरक्षण व्यवस्था जो है इसके अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण इसके अंदर दिया गया, यानी 33%। बट अब 33% ना रहकर 50% इसको कर दिया गया है, अब 33% नहीं रहा। उसके बाद कुल राज्यों में 50% आरक्षण है इसके लिए। कुछ राज्य नहीं है, अब सारे मतलब हाँ स्पेशली ये कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में ही 50% आरक्षण है, बाकी में नहीं है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में भी आरक्षण दिया जाना जरूरी है, ये भी इसके अंदर ही प्रावधान है। यानी जो रिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं उनको भी आरक्षण दिया जाता है। विशेष तथ्य क्या रहेंगे इसके अंदर, पंचायतों का जो कार्यकाल है, पंचायतों का कार्यकाल है वो 6 माह के भीतर हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है पंचायतों का तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद बात करें तो पंचायती जो राज है उसमें पंचायत संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान एवं कर प्राप्त कर सकती हैं, ये भी इसके अंदर ही प्रावधान है। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो साथियों आज की वीडियो यहीं तक। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।